नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की वैकल्पिक विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। प्राचीन भारत में हमने इसको शुरुआत किया है और प्राचीन भारत के तहत विभिन्न विषयों को हम इसमें कवर कर रहे हैं। जैसे कि जब हमने प्राचीन भारत को शुरू किया तो प्राचीन भारत के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि हमने मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जो आपका पाठ्यक्रम रहा है उस पाठ्यक्रम को आधार बनाकर हमने इसे प्रारंभ किया है, जिसके तहत हमने सबसे पहले आपको स्रोतों के बारे में बताया। स्रोतों में हमने जो है पुरातात्विक पुरातात्विक स्रोत को सबसे पहले कवर किया। फिर उसके बाद हमने आपसे चर्चा की साहित्यिक स्रोतों के बारे में। फिर उसके बाद हमने विदेशी यात्री विवरण से संबंधित आपके साथ चर्चा को किया। विदेशी यात्री विवरण को हमने चर्चा किया और इन सब से संबंधित जो प्रश्न हो सकते हैं वह भी हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। विशेष रूप से जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस वगैरह हैं वह हमने आपके साथ चर्चा की है। आपको ये ध्यान रखना है कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो हमने आपको दिए हैं उसको आपको लगातार लिखना है, ताकि इसके संदर्भ में भविष्य में किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न आए तो आप उसे बेहतर तरीके से लिख सकें। स्रोत के पश्चात फिर हमने मुख्य रूप से किस बात पर चर्चा की, तो हमने इस बात पर चर्चा की कि इतिहास लेखन इस संदर्भ में किस तरीके से देखा जा सकता है। इसमें हमने इससे संबंधित वाद विवाद पर चर्चा की कि क्या भारत में इतिहास लेखन से संबंधित परंपरा विद्यमान थी अथवा नहीं, और इससे संबंधित हमने पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी किया। फिर उसके बाद हमने इसके संदर्भ में इस बात पर चर्चा की कि इतिहास लेखन के संदर्भ में जो विविध इतिहासकार रहे हैं उनका क्या दृष्टिकोण रहा है। जैसे मुख्य रूप से हमने साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के बारे में चर्चा की, हमने राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के बारे में चर्चा की, हमने मार्क्सवादी इतिहास लेखन के बारे में चर्चा की, और साथ ही साथ इसमें आधुनिक ट्रेंड किस प्रकार के हैं इसके बारे में भी चर्चा की, और इससे संबंधित पास्ट ईयर क्वेश्चन भी हमने किए। फिर उसके बाद हमने मुख्य रूप से चर्चा की पाषाण काल पर, और पाषाण काल के संदर्भ मैंने आपको बताया था कि पाषाण काल को समझने के लिए कुछ बेसिक बातें आपको समझनी होंगी। जैसे कि सबसे पहले हमने पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास रहा है उसके बारे में हमने चर्चा की, और साथ ही साथ इसमें मानव की उत्पत्ति और मानव का विकास किस प्रकार का देखा गया है इस पे भी हमने चर्चा को किया। फिर उसके बाद हमने पाषाण काल से आपके जो चर्चा थी उसको प्रारंभ किया था, और पाषाण काल के तहत मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि इसके तहत हम इसको विभाजित करते हैं, वर्गीकृत करते हैं अनेक भागों में, जिसमें हमने पूरा पाषाण काल में इसको विभाजित किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में हमने इसको विभाजित किया, और फिर उसके बाद जो है हमने इसको नव पाषाण काल में विभाजित किया। मैंने आपको बताया था कि इसमें अलग अलग डेट्स वगैरह दी जाती हैं। इसमें जो सबसे रीसेंट डेट है वो ये बताती है कि किस प्रकार से पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख साल पूर्व से शुरू हुआ और ये लगभग 10,000 साल पूर्व तक चला 10,000 साल पूर्व तक चला। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल 10,000 साल से लेकर लगभग 5500 ईसा पूर्व तक चला, और नव पाषाण काल में हम देखते हैं कि ये 5500 ईसा पूर्व से लगभग 3000 ईसा पूर्व तक देखने को आता है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि पाषाण काल के संदर्भ में जो डेट्स की डिबेट है वो काफ़ी लंबी है, और इसमें इतिहासकारों के द्वारा जो डेट्स वगैरह दी जाती हैं वह अलग अलग दी जाती हैं। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, पूरा पाषाण काल के तहत हमने आगे चलकर इसको, जब हमने आपके साथ पूरा पाषाण काल पे चर्चा की थी तो इसे हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया था। जैसे कि हमने बात की थी, इसमें निम्न पूरा पाषाण काल होता है, मध्य पूरा पाषाण काल होता है और उच्च पूरा पाषाण काल होता है। निम्न पूरा पाषाण काल में हमने बात किया था कि यह 20 लाख से 1 लाख साल तक देखा गया। यह जो है 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक देखा गया, और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 साल ईसा पूर्व तक देखा गया।
फिर उसके आगे जो है हम मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को देखते हैं। तो इस तरीके से जो है यह एक क्रम है, यह आपको ध्यान रखना है। हमने जो इसमें बात की थी, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमने पूरा पाषाण काल पूरा कंप्लीट कर लिया था। कल हमने जो है मध्य पाषाण काल भी पूरा कंप्लीट कर लिया था, और मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको दिए थे। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने उन क्वेश्चंस को लिखा भी है, और मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप सब विद्यार्थी मिलके और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को लिखें। आज के इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से नव पाषाण काल पर अपने आप को केंद्रित करेंगे और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है नव पाषाण काल। क्या नाम है इसका? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जो है वह आज का हमारा टॉपिक है। डेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मूल रूप से जो आधुनिक डेट्स हैं वो इसे 5500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक रखती हैं। हालांकि ये जो डेट्स हैं वह पूरे देश के लिए एक समान नहीं कही जा सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे नव पाषाण काल आपको 7000 ईसा पूर्व तक भी दिखेगा, और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे नव पाषाण काल आपको 1000 ईसा पूर्व में आके दिखेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब नव पाषाण काल की बात की जाती है तो पूरे भारत में एक समान तिथि से उसे हम अंकित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत में अलग अलग स्थल इस प्रकार के देखे गए हैं कि कहीं हमें नव पाषाण काल दिखेगा, कहीं हमें मध्य पाषाण काल दिखेगा, कहीं हमें पूरा पाषाण काल की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, कहीं हमें ताम्र पाषाण काल की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, और कहीं कहीं तो हमें कांस्य युग की स्थिति देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भारत में हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलती है, जब भारत में हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलती है, तो इसी के सापेक्ष जो है हमें बहुत सारी ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताएं भी देखने को मिलेंगी। हमें इसी के समकक्ष बहुत सारी नव पाषाण कालीन संस्कृतियां भी देखने को मिलेंगी, और जब हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि किस प्रकार से ताम्र पाषाण काल की सभ्यताओं से और नव पाषाण काल की सभ्यताओं से हड़प्पा सभ्यता का लगातार विनिमय होता रहा है, और इन्हीं विनिमय को जो है आपको समझने की आवश्यकता है। यानी जब हम बात करते हैं मानव विकास की, तो मानव विकास के समकक्ष आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि मानव विकास जो है वह एक मुखी नहीं रहा है, यह जो है एक दिशीय नहीं रहा है। लगातार मानव विकास में जो है विविधता देखी गई है, और इस विविधता में ही हम ये देखते हैं कि यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देती हैं। कोई नव पाषाण कालीन अवस्था में है, कोई ताम्र पाषाण कालीन अवस्था में है, तो कहीं कहीं हम कांस्य युग और आगे चलकर लौह युग आदि की अवस्थितियों को भी देखेंगे। तो इस विविधता को जो है आपको ध्यान रखना है। अब नव पाषाण काल के संदर्भ में सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो है नव पाषाण काल के लक्षण और नव पाषाण काल की विशेषताएं। नव पाषाण काल के लक्षण और नव पाषाण काल की विशेषताएं। अब इसमें कौन कौन से बिंदु रखे जा सकते हैं? तो सबसे पहला बिंदु जो इसके लक्षण और विशेषताओं में रखा जा सकता है वह आपको ध्यान रखना है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे कहा जाता है कि अब मनुष्य पशुपालन के साथ ही कृषि कार्य में भी संलग्न होता देखा गया। पशुपालन के साथ ही कृषि कार्य में भी संलग्न होता देखा गया। जब हमने मध्य पाषाण काल पढ़ा था तो मध्य पाषाण काल में मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ स्थलों में पशुपालन के साक्ष्य दिखाई देते हैं, और कुछ स्थलों में हमें जो है अनाजों का प्रयोग वगैरह दिखाई देता है, अनाजों का उपयोग वगैरह दिखाई देता है। ये जो परिस्थितियां थीं, आप कह सकते हैं ये जो कंडीशंस थीं, यह जो आप कह सकते हैं विशेषताएं हैं, ये हमें नियमित रूप से नहीं दिखाई देती हैं। यानी कुन कुन स्थानों पर, किसी किसी स्थान पर जो है हमें पशुपालन की विशेषताएं, अनाजों के उपयोग की विशेषताएं दिखाई देती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था आदमगढ़ नाम की एक जगह है और बागौर नाम की एक जगह है, वहाँ से हमें पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य दिखाई देते हैं। लेकिन बहुत सारे दूसरे ऐसे स्थल हैं जहाँ पे हमें इस प्रकार के साक्ष्य नहीं दिखते। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि नव पाषाण काल में अब नियमित रूप से, यहाँ पे शब्द ध्यान रखेंगे,
नियमित रूप से जो है अब मनुष्य क्या कर रहा है, वह पशुपालन करना शुरू कर दिया और वह जो है कृषि कार्य में संलग्न हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले जो मनुष्य अनिवार्य रूप से खाद्य संग्राहक के रूप में दिखाई देता था या फिर मनुष्य शिकारी के रूप में दिखाई देता था, अब खाद्य संग्राहक और शिकारी की अवस्था से एक कदम आगे बढ़कर व्यक्ति क्या हो गया है, तो खाद्य उत्पादक हो गया है। क्या हो गया है, खाद्य उत्पादक हो गया है। और अगर व्यक्ति खाद्य उत्पादक हो जाएगा तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि खाद्य उत्पादक होने से वह कई नवीन प्रकार के चरणों में प्रवेश करेगा। जैसे कि खाद्य उत्पादक होने से अब उसको स्थायी जीवन की आवश्यकता महसूस होगी, स्थायी निवास की आवश्यकता महसूस होगी। वह जो है आगे चलकर विविध प्रकार के समुदायों में स्थिर रूप से रहना शुरू करेगा और साथ ही साथ जो कृषि अवशेष से उपजा हुआ अधिशेष है यानी सरप्लस है, उस सरप्लस को भी रखने की उसे आवश्यकता महसूस होगी, जिससे नियमित तौर पर वह मृदभांड आदि का प्रयोग करना शुरू करेगा। मैंने आपको बताया था मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने किसी किसी स्थल पर मृदभांडों का प्रयोग किया है, लेकिन नव पाषाण काल में अब नियमित रूप से ये प्रवृत्ति हमें देखने को मिलने वाली है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जो आपको ध्यान रखनी है, जो हमें दिखाई देती है मुख्य रूप से नव पाषाण काल में। यानी नव पाषाण काल का मनुष्य अब शिकारी और खाद्य संग्राहक की अवस्था से खाद्य उत्पादक की अवस्था में पहुंच गया और नियमित रूप से उसने पशुपालन और कृषि को करना प्रारंभ किया। यह जो है इसकी पहली विशेषता है जो आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं दूसरी विशेषता के बारे में बात करूं तो ये पहली वाली विशेषता से ही जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब मनुष्य जो है कृषि करने लगा है और कृषि के जो परिणाम है वह उसको 6 महीने 1 साल में प्राप्त होंगे और उन परिणामों को प्राप्त करने के लिए उसको एक प्रकार से एक स्थान पर रहना शुरू करना होगा और यहीं से जो है धीरे धीरे स्थायी गांवों की शुरुआत देखने को मिलती है। यानी अब हम स्थायी गांव को देखेंगे, स्थायी गांवों को बसते हुए देखेंगे और जब स्थायी गांव को बसने हुए देखेंगे तो इससे आगे चलकर सामुदायिक भावना का विकास देखा जाएगा। सामुदायिक भावना का विकास देखा जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब मनुष्य पूरा पाषाण काल में रह रहा था, कुछ हद तक मनुष्य जब मध्य पाषाण काल में रह रहा था, तो मुख्य रूप से पूरा पाषाण कालीन जीवन में जो उस समय का आप कह सकते हैं समुदाय था, तो वो एक प्रकार की सोसाइटी कैसी थी, तो बैंड सोसाइटी का उदाहरण उसमें दिखाई देता था। व्यक्ति तो था वह लगभग 20 से 40 लोगों के समूह में या इससे कम लोगों के समूह में रहा करता था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह आया जाया करता था। किसकी तलाश में? तो शिकार की तलाश में, भोजन की तलाश में। लेकिन नव पाषाण काल में चूंकि मनुष्य खुद से ही अब खाद्य उत्पादन करने लगा, तो अब जो है वह स्थायी गांव में बसने लगा और सामुदायिक भावना भी इस रूप में हमें तेजी से बसती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो दूसरा बिंदु क्या हो गया? दूसरा बिंदु हो गया कि नव पाषाण काल में सामुदायिक जीवन की भावना मजबूत हुई और पहली बार स्थायी गांवों को बसता हुआ हम देखते हैं। तीसरी विशेषता अब इसमें क्या है? तो तीसरी विशेषता को भी आप पहले वाले से जोड़ेंगे। जब व्यक्ति को कृषि अधिशेष प्राप्त होगा, जब व्यक्ति को कृषि उत्पादन से हमें अधिशेष प्राप्त होगा। अधिशेष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अधिशेष को अंग्रेजी में कहा जाता है सरप्लस। जब कृषि उत्पादन से कृषि अधिशेष प्राप्त हुआ तो इस कृषि अधिशेष को सुरक्षित रखने के लिए उसे कुछ ऐसे बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई जिसको वह सुरक्षित रख सके। चाहे इसको गीले होने से बचाना हो, चाहे उसे कीटों से बचाना हो या फिर दूसरे प्रकार की विशेषताएं जो आप कह सकते हैं जो इसको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती थी, उन सब से बचाने के लिए अब व्यक्ति ने मिट्टी के बर्तन, जिसे हम मृदभांड कहते हैं, उनका जो है नियमित रूप से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब मैंने आपको मध्य पाषाण काल पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा नहीं है कि मृदभांडों का जो उपयोग है वह नव पाषाण काल में पहली बार दिखाई देता है। हमें
बहुत सारे मध्य पाषाण कालिक जो स्थल हैं वहां से हमें मृत भांडों आदि का प्रयोग दिखाई देता है। लेकिन चूंकि स्थायी रूप से अब व्यक्ति जो है कृषि उत्पादन करने की ओर जा रहा है, इसलिए उससे उत्पन्न अधिशेष को वह अब सुरक्षित रखने के लिए नियमित तौर पर मृत भांडों का इस्तेमाल शुरू करेगा। यानी तीसरी विशेषता क्या है कि अब मनुष्य के द्वारा अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए मृत भांडों का प्रचलन शुरू कर दिया गया। ठीक, अब इसमें चौथी विशेषता क्या हो सकती है? तो चौथी विशेषता आप जोड़ सकते हैं उपकरणों से। पहले के उपकरण के बारे में मैंने आपको बताया था कि पहले व्यक्ति ने जो उपकरणों का इस्तेमाल किया वह क्रोड प्रकार के, कोर प्रकार के अनगढ़ उपकरण हुआ करते थे। फिर आगे चलकर मनुष्य ने उसी कोर उपकरण से शल्क उपकरणों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसमें मनुष्य ने विदारणी का प्रयोग करना, पॉइंट का प्रयोग करना, ब्यूरिन का प्रयोग करना शुरू किया था। आगे चलकर मनुष्य और विकसित होता है और व्यक्ति जलवायु परिवर्तन की आवश्यकताओं के मद्देनजर अब किस प्रकार के उपकरण इस्तेमाल करता है? तो सूक्ष्म प्रकार के, माइक्रोलिथ प्रकार के उपकरण इस्तेमाल करता है, ब्लेड्स आदि का इस्तेमाल शुरू करता है। अब नवपाषाण काल में व्यक्ति की आवश्यकताएं और ज्यादा बदली, और चूंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं और ज्यादा बदली तो उपकरणों के स्वरूप में भी और ज्यादा परिवर्तन आया। जैसे कि पत्थर के उपकरण तो हम देखते ही हैं, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ने पत्थरों का उपकरण का प्रयोग करना यानी प्रस्तर उपकरण का प्रयोग करना बंद कर दिया। उपकरण के रूप में प्रस्तर उपकरण चलते रहे, लेकिन उनके स्वरूप में, ठीक है, अब उनके स्वरूप में जो है अंतर आपको दिखाई देगा। अब अंतर क्या है? तो ज्यादा गुणवत्ता परक, ज्यादा क्वालिटेटिव, ज्यादा गुणवत्ता परक उपकरण जो हैं अब बनना शुरू हो गए, और साथ ही साथ अब उपकरणों में हम बेहतर प्रकार की पॉलिश आदि को भी देखते हैं। यानी अब उपकरण जो हैं गुणवत्ता के रूप में ज्यादा बेहतरपूर्ण, ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं और उनमें बेहतर प्रकार की पॉलिश भी नजर आती है। ठीक, ये कुछ विशेषताएं हैं जो आप नवपाषाण काल के संदर्भ में याद रख सकते हैं। अब इसी के संदर्भ में एक डिबेट के बारे में हम बात करेंगे जो नवपाषाण काल के जीवन के बारे में नवपाषाण काल में देखी जाती है। और ये डिबेट क्या है? तो ये डिबेट है, क्या, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या नवपाषाण काल को, क्या नवपाषाण काल को, आप ये ध्यान रखेंगे, क्या नवपाषाण काल को नवपाषाण कालीन, नवपाषाण काल को क्या नवपाषाण कालीन क्रांति कहना, नवपाषाण काल को नवपाषाण कालीन क्रांति कहना, नवपाषाण कालीन क्रांति कहना उचित है? ये जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था कि गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा नवपाषाण काल में जो देखे गए परिवर्तन थे, उन परिवर्तनों को देखते हुए नवपाषाण काल को नवपाषाण कालीन क्रांति की संज्ञा दी गई। अब इसको लेकर डिबेट है कि क्या वास्तव में इसको नवपाषाण कालीन क्रांति कहा जाना चाहिए अथवा नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात जो इसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है वह है क्रांति यानी रेवोल्यूशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हम क्रांति की बात कर रहे होते हैं तो वास्तव में हम एक ऐसे रेवोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं जो द्रुत दिखाई देता है, यानी तीव्र दिखाई देता है, जो सकारात्मक दिखाई दे, ठीक, पॉजिटिव दिखाई दे, और जो है आमूल चूल प्रकार का दिखाई दे, आमूल चूल प्रकार का परिवर्तन दिखाई दे। यानी बहुत सारी चीजों को बदलने वाला एक सकारात्मक परिवर्तन क्रांति कहा जा सकता है जो द्रुत हो, यानी काफी तीव्र हो। अब यहां पर नवपाषाण काल को अगर मैं रखने की बात करूं तो इसमें कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी कहे जा सकते हैं, यानी कुछ इसमें यस वाले फैक्टर्स भी कहे जा सकते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स नो वाले फैक्टर्स भी कहे जा सकते हैं। यानी अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आपकी नज़र में, क्या आपके विचार में नवपाषाण काल को नवपाषाण कालीन क्रांति कहना उचित है अथवा नहीं, अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए। तो इसमें आप इस बात को बताएंगे भूमिका में सबसे पहले कि किस प्रकार से नवपाषाण काल की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए गॉर्डन चाइल्ड आदि के द्वारा नवपाषाण काल को
एक प्रकार की नवपाषाणकालीन क्रांति कहकर उद्भवित किया गया है या फिर व्याख्यायित किया गया है। हालांकि यदि हम क्रांति के कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखें तो इसके पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे बिंदुओं को कहा जा सकता है। मूल रूप से क्रांति को व्याख्यायित किया जाता है एक प्रकार के द्रुत अथवा तीव्र सकारात्मक आमूल-चूल परिवर्तन के रूप में, और यदि इसी परिभाषा को ध्यान में रख के हम नवपाषाण काल को देखने का प्रयास करें तो इसमें बहुत सारी बातें हमें नजर आती हैं। जैसे कि अगर मैं इसके पक्ष में बात कहूं, ठीक है, अगर मैं इसके पक्ष में बात करूं यानी क्या यह क्रांति थी, तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे। जैसे कि पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से नवपाषाण काल में मानव के और प्रकृति के, साथ ही साथ मानव के और पशु के मध्य जो संबंध थे वह किस प्रकार से अब बदले हैं, किस प्रकार से संबंधों में हम बदलाव देखते हैं। यानी पहले मानव और प्रकृति के बीच के संबंध किस प्रकार के थे, तो एक प्रकार के आश्रित प्रकार के संबंध थे। आश्रित प्रकार के संबंध का मतलब क्या हुआ कि मानव जो है प्रकृति पर बहुत हद तक निर्भर था, चाहे वह शिकार के मामले में हो, चाहे वह खाद्य संग्रहण के मामले में हो। इसी प्रकार से मानव और पशु के मध्य भी जो संबंध थे वो काफी हद तक आप कह सकते हैं शत्रुतापूर्ण हुआ करते थे। ठीक, तो ये संबंध जो है अब बदलेंगे। किस प्रकार से बदलेंगे? अब मानव ने क्या किया, अब मानव में प्रकृति में ही कुछ बदलाव लाने शुरू किए, प्रकृति में ही जो है कुछ बदलाव लाने शुरू किए। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अब मनुष्य जो है, मनुष्य अब खाद्य संग्राहक से, चीज ध्यान रखिएगा, मनुष्य अब जो है खाद्य संग्राहक से क्या बन गया है, तो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादन करता बन गया। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादन करता बन गया। और मानव और पशु के बीच के संबंध जो पहले शिकार और शिकारी के रूप में देखे जाते थे वह अब शत्रुतापूर्ण से आप कह सकते हैं आश्रित संबंध कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं प्रेम के आधार पर बने हुए संबंध दिखाई देने लगे। क्यों? क्योंकि अब मानव जो है, मनुष्य जो है अब पशु पालन करने लगा है। यानी अब आमूल चूल परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं मानव और प्रकृति के मध्य संबंधों में और मानव और पशु के मध्य संबंधों में। क्यों? क्योंकि अब मनुष्य जो है वह खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादन करता बन गया, और मानव और पशु के मध्य के संबंध जो पहले शत्रुतापूर्ण दिखाई देते थे अब वह आश्रय आश्रित वाले संबंध हो गए, प्रेम के आधार पर बने संबंध हो गए, क्योंकि मनुष्य अब स्थायी रूप से पशुपालन करता दिखाई देता है। तो ये एक प्रकार का सकारात्मक आमूल चूल परिवर्तन ही है। ठीक, अब अगर मान लीजिए मैं इसमें दूसरा पॉइंट आपको बताने का प्रयास करूं, तो दूसरे पॉइंट में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो हमें आमूल चूल सकारात्मक प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं वह मात्र 2000 से 3000 सालों के अंदर ही दिखाई देते हैं। यानी मैंने आपको जब बताया था तब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पूरा पाषाण काल जो है वह लगभग 20 लाख साल तक चला। जो मध्य पाषाण काल है वह लगभग 4 से 5000 साल तक चला, लेकिन नव पाषाण काल में महज 2 से 3000 साल में ही इतने व्यापक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यानी अगर मैं 20 लाख सालों से इसकी तुलना करूं तो निश्चित ही इस प्रकार के परिवर्तन को द्रुत परिवर्तन कहा जा सकता है। यानी इतने सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं मात्र 2 से 3000 सालों के भीतर, जो पिछले 20 लाख सालों में भी नहीं देखे गए थे। यानी अगर कोई कह रहा है कि क्या ये परिवर्तन द्रुत थे अथवा नहीं, तो इस संदर्भ में आप ये तर्क दे सकते हैं कि पृथ्वी के जीवन काल से अगर हम तुलना करें, हम पाषाण काल से, जो पूरा पाषाण काल की जो जीवन अवधि है लगभग 20 लाख साल की पूरा पाषाण काल की जीवन अवधि रही है, अगर उस 20 लाख साल की जीवन अवधि से हम तुलना करें तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये परिवर्तन द्रुत थे। क्यों? क्योंकि 20 लाख साल की समय अवधि के सामने 2 से 3000 का साल तो बहुत कम ही कहा जा सकता है, और मात्र 2 से 3000 सालों के भीतर ही मनुष्य ने प्रकृति और पशु के साथ इतने प्रकार के, इतने तीव्र प्रकार के संबंधों को विकसित किया, तो इसे कुछ हद तक क्रांति कह सकते हैं।
ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट इसमें कहा जा सकता है कि किस प्रकार से व्यक्ति अब खाद्य उत्पादक जो बना, यानी अपना भोजन खुद से पैदा करने वाला जो बना, उसने आगे चलकर सभ्यताओं के विकास की नींव डाल दी, सभ्यताओं के विकास की नींव को डाल दिया। अभी जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व देखेंगे, जब 6th century BC देखेंगे, जो भारत में द्वितीय नगरीकरण का काल था, तो आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से जब कृषि अधिशेष आना शुरू हो जाता है, जब व्यापक मात्रा में कृषि अधिशेष आना शुरू हो जाता है, तो वह कृषि अधिशेष आगे चलकर ग्रामीण समाजों को वह कृषि अधिशेष आगे चलकर ग्रामीण समाजों को किस तरीके से नगरीय समाजों में बदल देता है, नगरीय समाजों में बदल देता है। और साथ ही साथ वह प्रशासन को, वह राजनीति को, प्रशासन को, राजनीति को, अर्थव्यवस्था को, प्रशासन को, राजनीति को, अर्थव्यवस्था को, समाज को, और बहुत तेजी से संस्कृति और धर्म में भी वह परिवर्तन लाता है। और आप इस बात को देखेंगे कि किस तरीके से छठी शताब्दी ईसा पूर्व आदि में जब कृषि अधिशेष एक मात्रा से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो वह किस प्रकार से पूरे समाज में परिवर्तनकारी परिवर्तन ला सकता है, जिसने आगे चलकर मगध साम्राज्य और इसी मगध साम्राज्य से आगे चलकर मौर्य साम्राज्य को क्या किया, तो आगे बढ़ा दिया। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि खाद्य उत्पादन एक प्राथमिक चरण है, खाद्य उत्पादन एक प्रारंभिक चरण है, जो आगे चलकर बड़ी बड़ी सभ्यताओं की नींव डाल सकता है, बड़ी बड़ी सभ्यताओं को विकसित करेगा। जैसे कि आप इसमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व का उदाहरण दे सकते हैं, जिसमें रामशरण शर्मा जैसे इतिहासकारों ने इस बात पर बल दिया है कि किस प्रकार से कृषि अधिशेष जो है वह समाजों में एक प्रकार का युगांतरकारी परिवर्तन ला सकता है, आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है, जो ग्रामीण समाजों को धीरे धीरे जो है नगरीय समाजों में परिवर्तित करेगा, और आगे चलकर इसमें प्रशासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, धर्म आदि में भी परिवर्तन देखे जाएंगे, जिसका प्रयोग जो है प्रशासन में किया जा सकता है, कराधान के क्षेत्र में किया जा सकता है, सैन्य व्यवस्था बनाए में रख किया जा सकता है, और दूसरे राज्यों को जीतने में भी साम्राज्यवादी भावनाओं में भी किया जा सकता है, जिसके उदाहरण हमें मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी नवपाषाण काल के तहत अगर खाद्य उत्पादन देखा जा रहा है, तो वह सामान्य परिघटना नहीं है, अपितु बहुत बड़ी घटना है, जिसे ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे जो आप पक्ष में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लीजिए मैं इसको नहीं कहूँ कि ये क्रांति नहीं थी, तो मैं इसके विपक्ष में क्या लिखूंगा। तो विपक्ष में जो है आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। जैसे कि पहला जो पॉइंट इसमें लिखा जा सकता है वह ये देखा जा सकता है कि ये जो है एक प्रकार का क्रमिक उद्भव है। क्या है? एक प्रकार का क्रमिक उद्भव है। जब क्रांति की बात की जाती है तो आमूलचूल एकाएक परिवर्तन होने की बात की जाती है, द्रुत परिवर्तन होने की बात की जाती है। लेकिन नवपाषाण काल में जो हमें पशुपालन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो हमें कृषि के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो हमें मृद भांडों के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो हमें स्थायी आवास के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो हमें एक प्रकार के सामुदायिक जीवन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, वह सभी उदाहरण किसी न किसी रूप में मध्य पाषाण काल में पहले से ही विद्यमान थे। आप ये नहीं कह सकते कि वो एकाएक परिवर्तन देखा गया नवपाषाण काल में। मैंने आपको मध्य पाषाण काल में बताया था कि किस प्रकार से सारे स्थलों में तो नहीं, लेकिन पशुपालन के अवशेष हमें दिखाई देते हैं। ठीक, हमें मृद भांडों के निर्माण के अवशेष दिखाई देते हैं, हमें जो है अनाजों को संग्रह करने के, अनाज संग्रहण के उदाहरण दिखाई देते हैं, हमें जो है कुछ बस्तियां दिखाई देती हैं। ठीक, हमें जो है कुछ सामुदायिकता के उदाहरण दिखाई देते हैं, सामुदायिक भावना, जिसमें जो है आप उदाहरण दे सकते हैं, एक प्रकार के गर्त चूल्हों का उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, गर्त चूल्हे, या फिर गांव के उदाहरण दे सकते हैं कि इस प्रकार से बहुत सारे स्थलों में हमें गांव बसते हुए दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि नवपाषाण काल में जितनी भी विशेषताएं मैंने आपको बताई, पशुपालन हो गया, मृदभांड हो गया,
आपका कृषि के क्षेत्र में किए गए कार्य हो गए, सामुदायिक भावना हो गई, बस्तियों का बसना हो गया। तो एक एकाएक रातों रात नहीं हुआ है, वह पहले से ही चला आ रहा था और धीरे धीरे आगे चलकर वो नवपाषाण काल में अपने पूर्ण विकसित रूप में दिखाई दिया। यानी आप ये क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि नवपाषाण काल में जो हमें विशेषताएं दिखाई देती हैं, वह विशेषताएं जो हैं वह एक लंबे समय का परिणाम रही हैं। इसमें क्रमिक उद्भव की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही है, जिसमें पशुपालन, कृषि, मृद भांडों के प्रचलन का एक लंबा इतिहास रहा है। और वास्तव में जो परिवर्तन की प्रक्रिया थी वह मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो गई थी और हजारों साल के क्रमिक परिवर्तनों के पश्चात मानव विकास की एक ऐसी अवस्था देखी गई जो हमें नव पाषाण काल के रूप में दिखाई देती है। यानी यह एकाएक होने वाला परिवर्तन नहीं था, अपितु क्रमिक विकास की प्रक्रिया थी जिसे ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है वह भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको इस बात पर बल देना है कि अगर मान लीजिए आपको परिवर्तन की प्रक्रिया दिखाई दे भी रही है, परिवर्तन की प्रक्रिया आपको अगर दिखाई दे भी रही है तो वह पूरे के पूरे भारत में नहीं दिखाई देती है। जो मैंने आपको उदाहरण दिया था, जब हम हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो हमें एक खास क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता दिखाई देती है, लेकिन उसी के समकक्ष बहुत सारे जो हैं ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां हैं, उसी के समकक्ष नव पाषाण कालीन संस्कृतियां हैं और नॉर्थ ईस्ट जैसे क्षेत्रों में तो वहां पे हमें पूरा पाषाण काल की विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं। तो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो आप कह सकते हैं अखिल भारतीय नहीं है। ठीक है। पूरे भारत में एक समान रूप से पाषाण काल नहीं आ गया कि नव पाषाण काल जो है रातों रात पूरे भारत में दिखाई दिया। हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी कि नव पाषाण काल की कुछ विशेषताएं अगर देखने को भी मिलती हैं तो वह कुछ खास क्षेत्रों में ही देखने को मिलती हैं, खास क्षेत्रों में ही देखने को मिलती हैं। तो अगर मान लीजिए परिवर्तन की प्रक्रिया द्रुत नहीं है, वह तीव्र नहीं है, वह जो है एक क्रमिक विकास का परिणाम है और साथ ही साथ आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये परिवर्तन की प्रक्रिया अखिल भारतीय भी नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि परिवर्तन की प्रक्रिया में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के विकास, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के विकास के स्तर, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के विकास के स्तर हमें दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास के काल में हम जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है, जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है, उस बलूचिस्तान के क्षेत्र में मेहरगढ़ नाम के स्थल पर, बलूचिस्तान के क्षेत्र में मेहरगढ़ नाम के स्थल पर हम नव पाषाण काल की बस्तियों को, नव पाषाण काल की बस्तियों को देखते हैं। ठीक। लेकिन इसी के समकक्ष अगर मान लीजिए हम यूपी और बिहार के स्थलों को देखें, यूपी और बिहार के स्थलों को देखें तो हमें वहां पे मध्य पाषाण काल की कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। वहां पे हमें मध्य पाषाण काल की कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। और इसी के समकक्ष अगर मान लीजिए मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, पूर्वोत्तर की बात करूं या फिर मैं दक्षिण भारत की बात करूं, तो वहां पे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो है हमें नव पाषाण काल की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर नव पाषाण काल आपको दिखाई दे भी रहा है, नव पाषाण काल में खाद्य उत्पादन आपको दिखाई दे भी रहा है, नियमित रूप के पशुपालन के साक्ष्य आपको दिखाई दे रहे हैं, सामुदायिक भावना के तहत स्थायी गांव के बसने की प्रक्रिया दिखाई दे रही है, तो वह पूरे भारत में एक समान रूप से दिखाई नहीं देगी। बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों में तो ये 7000 ईसा पूर्व में ही दिखाई दी और यूपी, बिहार और पूर्वोत्तर आदि के क्षेत्रों में तो यह बहुत बाद में ही जाकर दिखाई देती है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। यानी आप निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? आप निष्कर्ष में लिखेंगे कि ये बात सही है कि नव पाषाण काल के जो परिवर्तन थे वो सकारात्मक थे। ठीक है, नव पाषाण काल के जो परिवर्तन थे वो सकारात्मक थे, किंतु इनको द्रुत नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये जो है वास्तव में एक प्रकार के क्रमिक विकास की प्रक्रिया के रूप में दिखाई देते हैं।
क्रमिक विकास की प्रक्रिया के रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए इसको पूरी तरीके से क्रांति कहना, 100% क्रांति कहना सही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि क्या नवपाषाण काल को नवपाषाण कालीन क्रांति कहना उचित है। इसमें आगे आगे लिख सकते हैं अपने मत के पक्ष में, अपने मत के पक्ष में तर्क दें, अपने मत के पक्ष में तर्क दें। यहाँ पे सीधा सीधा जो है मैंने जो क्वेश्चन बनाया है वो सब्जेक्टिव बनाया है, आपके ऊपर है आप क्या स्टैंड लेना चाहते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन है क्या नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति कहना उचित है, अपने मत के पक्ष में तर्क दें। ठीक है, तो इसको जो है आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा किस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। अब जो है हम कुछ और विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं नवपाषाण काल में किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां रहीं। ठीक है, नवपाषाण काल में किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां रहीं और जीविका उपार्जन के उदाहरण किस प्रकार के देखने को मिले, तो इसमें कुछ पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको इसमें ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको हिंट करी थी कि इस काल में हम कृषि की शुरुआत को देखते हैं, यानी एग्रीकल्चर जो है देखने को पाते हैं। और कृषि की शुरुआत के चलते जो है अब नवीन प्रकार के उत्पादक वर्ग का सृजन होगा, किसान वर्ग का सृजन होगा जो एक स्थायी जगह पे निवास करता था। तो कृषि के शुरुआत से पहला परिवर्तन क्या हुआ कि एक प्रकार के उत्पादक वर्ग का सृजन हम देखते हैं, एक उत्पादक वर्ग जो है उभर के आया। ठीक है, उत्पादक वर्ग जो है उभर के आया। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया था कि इस काल में जो है पॉलिशदार उपकरणों का प्रयोग करना शुरू हुआ। ठीक है, जो पत्थर आदि के उपकरण होते थे या कुछ सीमा तक धातु आदि के उपकरण होते थे वे पॉलिशदार उपकरण होते थे। ये जो है ज़्यादा चिकने होते थे। ठीक, ये जो है ज़्यादा आप कह सकते हैं तीक्ष्ण होते थे और इसके माध्यम से जुताई करना, ठीक है, जुताई करना या कृषि कार्य करना, ठीक, जुताई करना या कृषि कार्य करना अपेक्षाकृत आसान था। और इस प्रकार के उपकरणों से क्या होगा, इस प्रकार के उपकरणों से आगे चलकर और ज़्यादा अधिशेष उत्पादन होगा। ठीक है, और ज़्यादा अधिशेष उत्पादन होगा। और जैसा कि मैंने आपको अभी हिंट ही किया था कि किस तरीके से अधिशेष उत्पादन जुड़ा हुआ है नगरों आदि के उद्भव से, जो हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आदि में देखते हैं। ठीक, ये दूसरी विशेषता है। अब तीसरी विशेषता क्या है, तो तीसरी विशेषता मैंने आपको बताया नियमित रूप से पशुपालन का उद्भव हम देखते हैं। और इससे हुआ क्या, इससे ये देखा जाएगा कि अब अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में विविधीकरण आएगा, डाइवर्सिफिकेशन, अर्थव्यवस्था में विविधीकरण आएगा। पहले मनुष्य क्या था, पहले मनुष्य केवल शिकार पर निर्भर था, खाद्य संग्रहण पर निर्भर था और बहुत अधिक मात्रा में जो है प्रकृति पर निर्भर था। किंतु अब मनुष्य कृषि भी कर सकता है, शिकार का भी उसके पास ऑप्शन है, मछली पकड़ने का भी उसके पास ऑप्शन है और पशुपालन के ऑप्शन को खुलने से अब अर्थव्यवस्था विविधीकृत होगी। और विविधीकृत होने से क्या होगा, और ज़्यादा जो है उत्पादक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। तो अर्थव्यवस्था विविधीकरण का एक ये काल है। इसके अलावा आप ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए पशुपालन शुरू होगा तो पशुपालन शुरू होने से पशुओं के चारे की खेती भी शुरू होगी, पशुओं के चारे की खेती भी शुरू होगी। और अगर पशुओं के चारे की खेती शुरू हो जाएगी तो इससे और ज़्यादा पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, जो आगे चलकर आर्थिक गतिविधियों को और ज़्यादा बढ़ावा देगा। ठीक, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा जो मैंने आपको पहले बताया था कि किस प्रकार से 10,000 बीसी के काल में हम क्या देखते हैं, एक प्रकार का जलवायु परिवर्तन देखते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी हिंट की थी कि 10,000 बीसी काल में किस प्रकार का जलवायु परिवर्तन हुआ। तो जो पहले जो हमें प्लीस्टोसीन काल दिखाई देता था, पहले जो हमें प्लीस्टोसीन दिखाई काल देता था, अब उससे हम होलोसीन पीरियड की तरफ गए, प्लीस्टोसीन से होलोसीन। इसमें क्या हुआ, तापमान जो है बढ़ा। ठीक है, तापमान बढ़ने से क्या हुआ, जो बर्फ चारों तरफ दिखाई देती थी वो बर्फ जो है पिघलने लगी। और बर्फ के पिघलने से जो नवीन भूमि जो उद्भवित हुई, नवीन भूमि जो
उद्भवित हुई उस नवीन भूमि पर जो है मनुष्य ने क्या करना शुरू कर दिया, तो बसना शुरू कर दिया और कृषि कार्य करना शुरू कर दिया, कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। और जब मनुष्य बसेगा, कृषि कार्य करेगा, ठीक, तो इससे अधिशेष उत्पादन होगा। अब अधिशेष कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में तो अधिक ही था। और इससे होगा क्या कि आगे चलकर जो है ना केवल जनसंख्या वृद्धि दिखाई देगी, गांवों का विस्तार दिखाई देगा, जनसंख्या वृद्धि दिखाई देगी, और साथ ही साथ जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो वह आगे चलकर फिर से खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ावा देगा या खाद्यान्न की आवश्यकता को बढ़ावा देगा। यानी एक ही प्रकार की साइक्लिकल प्रोसेस जो है आप कह सकते हैं। ठीक, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है, नवीन भूमि उद्भवित हो रही है, उस नवीन भूमि पर मनुष्य जो है खेती कर रहा है, बस रहा है, और जितने ज़्यादा क्षेत्र में खेती होगी उतना ज़्यादा अधिशेष उत्पादन होगा। जितना ज़्यादा अधिशेष उत्पादन होगा वह आगे चलकर और ज़्यादा गांवों को और ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देगा, और जितनी ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होगी उतनी ज़्यादा जो है खाद्यान्न आवश्यकता बढ़ेगी। खाद्यान्न आवश्यकता बढ़ेगी तो फिर से जो है नवीन भूमि पे व्यक्ति जाएगा और ज़्यादा कृषि करेगा। तो एक प्रकार की चक्रीय प्रक्रिया जो है आप ये देख सकते हैं, जिसने नवपाषाण काल में कृषि, पशुपालन जैसी गतिविधियों को और ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, इस चक्रीय प्रक्रिया को जो है आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता है। ठीक, अगला जो पॉइंट इसमें आप ध्यान रखेंगे वो ये है कि किस तरीके से कृषि जो है वह आगे चलकर उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही जो इससे उत्पाद पैदा हुआ, ठीक है, इससे जो आप कह सकते हैं अनाज पैदा हुआ, ठीक, उस अनाज को रखने के लिए, भोजन को पकाने के लिए, स्थायी जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अब हुआ क्या, तो मृद भांडों की जरूरत पैदा हुई। ठीक, मृद भांडों की जरूरत पैदा हुई, और मृद भांडों की जरूरत पैदा होने से आगे चलकर आप मृद भांड उद्योग का भी विकास देखेंगे। मृद भांड उद्योग का भी विकास देखेंगे। एक पूरा वर्ग उभर के आया, एक पूरा क्षेत्र उभर के आया जहां पे बहुत अच्छे मृद भांडों को बनाया जाता था। जैसे कि आमरी वगैरह के जो स्थल थे वहां पे काफी अच्छे प्रकार के मृद भांड बनते थे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अर्थव्यवस्था या फिर जीविका उपार्जन आदि के बिंदु के तहत लिख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं आपको ये बताने का प्रयास करूं कि नवपाषाण काल के समय में हम सामाजिक संगठन किस प्रकार का देखते हैं, सोशल स्ट्रक्चर किस प्रकार का देखते हैं, तो सोशल स्ट्रक्चर में आप क्या कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स याद रख सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट आप इसमें क्या लिखेंगे, आप बताएंगे कि किस तरीके से इस काल में सामुदायिक जीवन का प्रारंभ हुआ। क्या हुआ, सामुदायिक जीवन का प्रारंभ, सामुदायिक जीवन का प्रारंभ देखा गया। और सामुदायिक जीवन के तहत मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से इस काल में जो है स्थायी गांव बसना शुरू हो गए थे, स्थायी गांव बसना शुरू हो गए थे। किस प्रकार से इस काल में कृषि का प्रारंभ होना शुरू हो गया था, और इस कृषि के प्रारंभ ने जो है बहुत सारे परिवर्तनों को जन्म देना शुरू कर दिया, बहुत सारे परिवर्तनों को जन्म देना शुरू कर दिया। जैसे कि इसमें आप क्या क्या उदाहरण दे सकते हैं। सबसे पहला उदाहरण आपको देना है कि लोगों का जीवन किस प्रकार का था, भौतिक जीवन। तो भाई सामान्य रूप से व्यक्ति जो है गांव में निवास करते थे। ठीक, गांव में जो व्यक्ति के जो घर हुआ करते थे वह या तो लकड़ी के बनाए जाते थे या फिर जो सरकंडा वगैरह होता था उससे जो है व्यक्ति अपने घरों को बनाता था। सामान्य रूप से जो घर हुआ करते थे वो मिट्टी के हुआ करते थे। ठीक, मिट्टी के हुआ करते थे। कुछ घर आयताकार भी प्राप्त होते हैं, ठीक है, कुछ घर जो है गोलाकार भी प्राप्त होते हैं। अब घर आयताकार भी हैं, गोलाकार भी हैं, तो इतिहासकार इस बात पे डिबेट करते हैं कि घर जो है आयताकार और गोलाकार अलग अलग प्रकार के क्यों दिखाई देते हैं। तो इस बात को जो है अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है जिस व्यक्ति के पास ज्यादा कृषि अधिशेष रहा हो, ठीक है, जिस व्यक्ति के पास ज्यादा कृषि अधिशेष रहा हो, तो आगे चलकर जो है उसने एक प्रकार के मुखिया की स्थिति, एक प्रकार के मुखिया की स्थिति या फिर एक प्रकार के महत्वपूर्ण व्यक्ति की अवस्थिति को प्राप्त किया होगा, महत्वपूर्ण व्यक्ति की अवस्थिति को प्राप्त किया होगा। और इस तरीके से जो है एक प्रकार की आप कह सकते हैं प्रारंभिक सामाजिक, ठीक है, से कहा जाता है प्रारंभिक, एक प्रकार का प्रारंभिक सामाजिक विषमता, प्रारंभिक सामाजिक विषमता के दर्शन देखने को मिलते हैं।
क्यों? क्योंकि कई सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि गांव में जो गोलाकार घर वगैरह हुआ करते थे वे किसके हुआ करते थे? तो शायद मुखिया या सरदार या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के हुआ करते थे, जो इस बात को दर्शाता है कि कृषि के आरंभ के पश्चात जो एक प्रकार का कृषि अधिशेष वगैरह हुआ, उस कृषि अधिशेष पर हो सकता है एक वर्ग का, एक समुदाय का जो है महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित हुआ हो, और यही महत्वपूर्ण नियंत्रण जो है आगे चलकर उस व्यक्ति या वर्ग को एक प्रकार का सरदार या फिर एक प्रकार की मुखिया की भूमिका के रूप में ला देता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है किस तरीके से इस काल में सामुदायिक जीवन का आरंभ हुआ, स्थायी गांव बसने लगे, और कृषि के आरंभ के पश्चात सामाजिक विषमता भी कुछ हद तक देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि लोग सामान्य रूप से लकड़ी के सरकंडों के मकानों में रहते थे, उस पे मिट्टी के घर हुआ करते थे, लेकिन कुछ मकान जो है आयताकार दिखाई देते हैं और कुछ मकान गोलाकार दिखाई देते हैं। इतिहासकारों का ये मत है कि संभवतः ये जो गोलाकार मकान है वह सरदारों के हुआ करते थे, जो सोशल हायरार्की में या फिर आप कह सकते हैं सामाजिक पदानुक्रम में संभवतः वह उच्च स्थान पर विद्यमान रहे हों। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे गांव में हमें अन्नागार वगैरह भी मिलते हैं, जहाँ पे अनाजों को रखा जाता था। अब इन अनाजों पे जिस व्यक्ति का नियंत्रण होगा, ठीक है ना, इस अनाजों पे जिस व्यक्ति का नियंत्रण हुआ करता होगा, उस अनाजों पे नियंत्रण करने वाला व्यक्ति भी महत्वपूर्ण होगा, है ना। क्योंकि भाई देखो, घर घर में व्यक्ति रह रहे हैं, अब घर व्यक्तियों के छोटे हैं, व्यक्तियों के पास अनाज काफी है, तो घर में उसे रहने से दिक्कत हो सकती थी। तो ऐसा हो सकता था कि सामुदायिक रूप से व्यक्ति जो है अपने अनाजों को किसी अन्नागार में रहता हो। ठीक है, और अगर वो अन्नागार में रखता होगा तो इसके बदले में वो किसी प्रकार की कोई फीस वगैरह भी देता होगा। तो इस प्रकार से फीस वसूलने वाला व्यक्ति या इस प्रकार से अन्नागारों पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति आगे चलकर महत्वपूर्ण भूमिका में आया होगा, जिसने आगे चलकर जो है अनाजों के नियंत्रण को बढ़ावा दिया होगा। तो इस चीज भी आपको ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हमें उस काल में सावधान पद्धतियों के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं, विविध प्रकार के समाधान पद्धतियां। और हमने पहले भी इस पे बात की थी कि समाधान पद्धतियों के तहत किस प्रकार से पारलौकिक जीवन में व्यक्तियों का विश्वास हुआ करता था। इसमें मृतकों के साथ विविध प्रकार की वस्तुओं को दफनाया जाता था, जैसे कि मृतकों के साथ उसके उपयोग की वस्तुओं को दर्शाया जाता था। ठीक है, उसको दफना दिया उपयोग की वस्तुओं के साथ, जो इस बात को दर्शाता था कि हो सकता है कि वो पारलौकिक जीवन में इनका इस्तेमाल करे। अब इन उपयोग वाली वस्तुओं को, सावधान वाली वस्तुओं को ध्यान में रखकर भी बहुत सारे जो आप कह सकते हैं इतिहासकार हैं, वे अनुमान लगाते हैं कि किस तरीके से प्रारंभिक रूप में इस काल में हमें एक प्रकार की सामाजिक विषमता दिखाई देती है। सामाजिक विषमता का मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति संपन्न है, ठीक है, जो व्यक्ति वेल ऑफ है, जिस व्यक्ति के पास ज्यादा कृषि अधिशेष है, वो जो है काफी कीमती वस्तुओं को दफना रहा है। ठीक है, कीमती वस्तुएं दफनाई जा रही हैं, और उन कीमती वस्तुओं को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि समाधान जैसी पद्धतियों में भी हम एक प्रकार की सामाजिक विषमता को देखते हैं। ठीक है, मृतक के साथ सीप की सूढ़ियाँ, मृतक के साथ दूसरे प्रकार की जो है आप कह सकते हैं मूल्यवान वस्तुओं को दफनाया जाता था, जिस बात को दर्शाता था कि समाज में कुछ लोगों की जो हैसियत थी, समाज में कुछ लोगों का जो दर्जा था वह उच्च हो गया था, जो एक प्रकार के सामाजिक पदानुक्रम को दिखाता है। हालांकि जो सामाजिक पदानुक्रम था बहुत ज्यादा विषम नहीं था, लेकिन फिर भी पूर्व के कालों की तुलना में से कुछ हद तक विषम कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए मैं इसी के संदर्भ में आपको कुछ संस्कृति के बिंदु बताने का प्रयास करूं कि उस समय के व्यक्तियों की संस्कृति किस प्रकार की थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि चूंकि नवपाषाण काल में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव आया है, नवपाषाण काल में आर्थिक गतिविधियों में क्या आया है, तो बदलाव आया है। तो नवपाषाण काल में आर्थिक गतिविधियों में आने वाले बदलावों ने आगे चलकर समस्त प्रकार की जीवन पद्धति को, ठीक है, समस्त प्रकार की जीवन पद्धति को क्या किया है, तो बदला है, समस्त प्रकार की जीवन पद्धति को बदला है। जैसे कि अब स्थायी जीवन शुरू हुआ है, ठीक, अब जो है नियमित जीवन शुरू हुआ है, स्थायी जीवन शुरू हुआ है, अब जो है
नियमित जीवन शुरू हुआ है। और इस प्रकार के स्थायी जीवन और नियमित जीवन के प्रारंभ होने से, या फिर आप कह सकते हैं कृषि के प्रारंभ होने से, एग्रीकल्चर के शुरू होने से क्या हो रहा है, तो मुख्य रूप से जो पहले वृद्ध लोग हुआ करते थे, ठीक, जो महिलाएं हुआ करती थीं, वृद्ध और महिला वगैरह जो थे, जिनके ऊपर काम का ज़्यादा बोझ था, वो कह सकते हैं अब जो है उनके ऊपर काम का दबाव थोड़ा कम हुआ। काम का दबाव थोड़ा कम हुआ। कैसे हुआ, तो पहले व्यक्ति को जो है खाद्य संग्रहण में ज़्यादा समय गुजारना पड़ता था। अगर मान लीजिए शिकार के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ वृद्ध व्यक्ति भी साथ में जाएं। हालांकि मैंने आपको बताया था कि मध्य पाषाण काल में जो परिवार की संकल्पना विकसित हुई थी, उस परिवार की संकल्पना में बच्चे और बूढ़ों आदि को घर में रखा जाता था। लेकिन कई कई काल में अगर मान लीजिए वृद्ध व्यक्ति को जाना पड़ रहा है, तो एक स्थायी जीवन के व्यतीत होने से, एक नियमित जीवन के शुरू होने से वृद्ध और महिला पर पहले जो खाद्य संग्रहण का दबाव था वह कम हुआ और उनके जीवन में एक प्रकार से अवकाश की स्थिति आई। ठीक है, अगर मान लीजिए उनके जीवन में अवकाश की स्थिति आएगी तो वे बहुत सारी कल्चरल गतिविधियों में अपने समय को व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इस प्रकार की कल्चरल गतिविधियों में वृद्धि देखी जाएगी तो इससे सामुदायिकता बढ़ेगी। ठीक है, सामुदायिक भावना में वृद्धि होगी, सामुदायिक भावना में वृद्धि होगी, और सामुदायिक भावना में वृद्धि होने से जो संबंध हैं, ठीक है, लोगों के मध्य, समुदायों के मध्य, वो और ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे, और ज़्यादा तीव्र होंगे, जिसमें कृषि काल में विविध प्रकार के सामुदायिक उत्सवों को मनाना या फिर विविध प्रकार के समारोहों को मनाना देखा जा सकता है। आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे भारत के जो जीवन है, सांस्कृतिक जीवन है, उसमें बहुत सारे जो त्योहार हैं वो किसी न किसी रूप में कृषि से ही संबंधित हैं। तो ये परंपरा नवपाषाण काल में भी रही होगी, जो इस बात को दर्शाता है कि त्योहारों को मनाने की जो परंपरा है, जिनका जुड़ाव कृषि आदि से रहा है, वह किसी न किसी रूप में जो परंपरा है वह नवपाषाण काल तक जाती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। अब इसी से संबंधित जो है आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि किस तरीके से कृषि ने जो व्यक्ति की अर्थव्यवस्था में या फिर व्यक्ति के आर्थिक जीवन में जो बदलाव लाया, अर्थव्यवस्था या आर्थिक जीवन में जो बदलाव लाया, वह आर्थिक जीवन में बदलाव आगे चलकर किस प्रकार से व्यक्ति की जीवन पद्धति में बदलाव लाने की तरफ जा रहा है। अब व्यक्ति के जीवन में ही क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति किस प्रकार का था, तो पहले व्यक्ति एक प्रकार का घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, घुमक्कड़ जीवन। पहले व्यक्ति किस प्रकार का था, तो व्यक्ति जो है चरणशील था, ठीक, लगातार जो है भ्रमण करता रहता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता था। अब व्यक्ति का जीवन कैसा हो गया है, तो स्थायी जीवन हो गया है, और स्थायी जीवन होने से अब व्यक्ति में एक प्रकार की, किस प्रकार की भावना आ गई है, तो व्यक्ति में जो है सामुदायिक भावना आ गई है। ठीक, और अगर व्यक्ति में सामुदायिक भावना अगर वो आएगी तो व्यक्ति में इसी से आगे चलकर जो है सहयोग की भावना का विकास देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? सहयोग की भावना का विकास देखा जाएगा, और ये सहयोग की भावना के विकास जो है वो आगे चलकर कृषि जीवन का एक हिस्सा बनेगा। ठीक है, कृषि जीवन का एक हिस्सा बनेगा। अब लोग जो है आपस में जुड़ने लगेंगे, अब लोग जो है आपस में समन्वय करने लगेंगे, अब लोग जो है आपस में लेन देन या फिर जो उपहार वगैरह की जो पद्धति हम देखते हैं, उपहार या लेन देन की जो पद्धति वगैरह हम देखते हैं, उसकी शुरुआत भी मानी जाती है कि वह नवपाषाण काल से ही देखी गई। क्यों? क्योंकि अब व्यक्ति के जीवन में अवकाश है, अब व्यक्ति जो है कृषि अधिशेष को उत्पादन करने की अवस्थिति में है, अब व्यक्ति के पास अपनी आवश्यकता से ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं अनाज है, तो उस अनाज का उपयोग वो कर सकता है सामुदायिक भावना को आगे बढ़ाने में, सहयोग और समन्वय की भावना को आगे बढ़ाने में, और इसी से आगे चलकर जो है वह उपहार या फिर लेन देन की पद्धति के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है आप एक पॉइंट ये ध्यान रख सकते हैं कि किस प्रकार से पशुपालन के प्रभाव ने, ठीक है, किस प्रकार से पशुपालन के प्रभाव ने, एक प्रकार से नियमित पशुपालन की शुरुआत ने जो मानव और जो पशु है, जो मानव और जो पशु है उसके बीच की निकटता को बढ़ाया, उसके बीच की निकटता को बढ़ाया। किस प्रकार से जो है उनके मध्य अब स्नेह भाव देखा जा रहा है, और इस स्नेह भाव को जो है हम कई जगह देख सकते हैं। जैसे कि आप उसमें उदाहरण दे सकते हैं कि बुर्ज होम में,
ठीक है। बुर्ज होम में हम क्या देख रहे हैं, तो आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, आदमी को कुत्ते के साथ, आदमी और कुत्ते को साथ में दफनाने का साक्ष्य देखते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से इस काल में सांस्कृतिक रूप में यानी जीवन पद्धति के रूप में जो है मानव और पशु के बीच के जो संबंध है वो बदल रहे हैं। ठीक। इसके अलावा जो है हम धर्म के क्षेत्र में या फिर पूजा पाठ के क्षेत्र में या फिर आप कह सकते हैं धार्मिक कर्मकांडों के क्षेत्र में, ठीक है, धार्मिक कर्मकांडों के क्षेत्र में भी बदलाव को देखते हैं। क्या बदलाव आ रहा है, तो बदलाव ये आ रहा है कि अब जो है ऐसे देवी देवताओं की, ठीक है, ऐसे देवी देवताओं की पूजा प्रारंभ होगी जो उत्पादन में बढ़ोतरी को करें, ठीक है, जो उत्पादन वृद्धि करें, यानी उत्पादन में बढ़ोतरी करने वाले, उत्पादन करने वाले देवी देवताओं की जो है पूजा होने लगी। ठीक है। ये जो है आगे चलकर हमें विविध प्रकार की देवी पूजा से या फिर स्त्री मृण मूर्तियां यानी स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियां हैं, मात्र देवी की मूर्तियों की तरफ ले जाता है। या फिर आप कह सकते हैं पशु पूजा, विशेष रूप से आपने देखा होगा वृषभ पूजा, ठीक है, या सांड आदि की पूजा, गाय की पूजा, ठीक है, गौ पूजा, इन सब की तरफ जो है व्यक्ति को ले जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति जो है अब कृषि की जीवन पद्धति से जुड़ रहा है, कृषि उसकी जीविका का उपार्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है, कृषि जो है उसकी जीवन पद्धति बन गई है, वे ऑफ लाइफ बन गई है, और वो ऐसे ही देवी देवताओं की अब पूजा करना प्रारंभ करेगा जिसका संबंध उसके आप कह सकते हैं कृषि की गतिविधियों से है, और इसी से ऐसी देवी देवताओं की पूजा करने की भावना पैदा हुई जो उत्पादन में वृद्धि करने का माध्यम बने। यानी ऐसे देवी देवताओं की अब पूजा होगी जिसका सीधा संबंध उत्पादन से है, जिसका सीधा संबंध उर्वरता को बढ़ावा देने से है। जैसे कि उत्तर पश्चिम के बहुत सारे स्थलों से हमें मातृ देवी की मृण मूर्तियां यानी स्त्री मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, और उसी प्रकार से पशुओं में सांड की मिट्टी की मूर्ति या फिर गाय आदि की पूजा के भी उदाहरण कुछ हद तक हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर कभी भी आपसे नवपाषाण कालीन जीवन पर पूछा जाए तो इस तरीके से आप बिंदु लिख सकते हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी, समाज की स्थिति क्या थी, धर्म और संस्कृति की स्थिति क्या थी, इन सब पर जो है आप 2-2 3-3 पॉइंट लिखकर अपने उत्तर को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब जो है हम कुछ नवपाषाण कालीन स्थलों के बारे में आपको बताएंगे। नवपाषाण कालीन स्थल, नवपाषाण कालीन स्थलों के बारे में बताएंगे। इससे पहले भी हमने एक क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में। मेंस के दृष्टिकोण से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहला महत्वपूर्ण स्थल है वो है मेहरगढ़। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थल ये मेहरगढ़ है। और मेहरगढ़ के बारे में माना जाता है कि इस बस्ती का विकास कब से शुरू हुआ, तो लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास जो है इस बस्ती का विकास हुआ। ये कहाँ पे है, तो बलूचिस्तान में है। ठीक है, बलूचिस्तान कहाँ पे है, तो आधुनिक पाकिस्तान के क्षेत्र में है। तो बलूचिस्तान में एक बस्ती का विकास हुआ जिसे हम मेहरगढ़ के नाम से जानते हैं। इतिहासकारों का ये मानना है कि यहाँ पर जो है हमें संस्कृति के विकास के कई स्तर देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रारंभिक विकास देखा जाता है लगभग 7000 ईसा पूर्व से लगभग 5000 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद अगला सांस्कृतिक विकास देखा जाता है इसमें 5000 ईसा पूर्व से लगभग 4000 ईसा पूर्व तक। और फिर जो है हमें एक और सांस्कृतिक विकास देखने को मिलता है जो लगभग 4300 ईसा पूर्व से लगभग 3400 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। यानी लगभग 3 से 4000 साल तक जो है मेहरगढ़ विभिन्न विभिन्न रूपों में हमें बसा हुआ दिखाई देता है। ठीक, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थल है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है हमें कई प्रकार के उदाहरण प्राप्त होते हैं कृषि उत्पादन के, जैसे कि यहाँ पे हमें गेहूं को उपजाने के साक्ष्य मिलते हैं, गेहूं के साथ ही हमें जौ के उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ से हमें कपास के उत्पादन के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, कपास के उत्पादन के साक्ष्य भी मिलते हैं। कृषि उत्पादन के साथ ही हमें यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे
भेड़ को पालने का उदाहरण मिलता है, यहाँ पे बकरी को पालने का उदाहरण मिलता है, और साथ ही मवेशियों का, ठीक है, गाय भैंस को पालने का, जो मवेशियों में गाय और भैंस को पाले जाने का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक, जो कृषि से जो उत्पादन होता है उसको सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे शवाधान के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, बस्ती में लोग रहेंगे तो शवाधान भी होगा। तो इस तरीके के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि विशेष रूप से जब हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करते हैं तो हमें मेहरगढ़ के पश्चात भी वहां पे और भी बहुत सारी जो स्थल हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि मेहरगढ़ के पश्चात हमें 6000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 4000 ईसा पूर्व के काल में जो पश्चिमोत्तर भारत का हिस्सा है, ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत यानी वर्तमान में कहें तो वर्तमान में पाकिस्तान, वहां पे हमें बहुत सारे स्थल देखने को मिलते हैं। इसमें आप कुछ का नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि एक है उसे कहा जाता है किले गुल मोहम्मद। ठीक है, क्या नाम है? किले गुल मोहम्मद। दूसरा स्थल कौन सा है? तो दूसरा है रहमान ढेरी। किले गुल मोहम्मद, दूसरा है रहमान ढेरी। तीसरे स्थल का नाम याद रख सकते हैं, वह है किला तरकाई। ठीक है, किला तरकाई, किला तरकाई। चौथा स्थल आप नाम याद रख सकते हैं, वो है गुमला। तो ये कुछ स्थल हैं जो आप नाम याद रख सकते हैं। ये जो है यहाँ पे हमें कृषि विकास के उदाहरण देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो है हमें पशुपालन के उदाहरण देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो है हमें मृदभांड निर्माण के उदाहरण देखने को मिलते हैं, और एक प्रकार के स्थायी जीवन के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। यानी जो नवपाषाण काल की जितनी विशेषताएं हैं वो इन सारे स्थलों पे देखने को मिलती हैं, जो आपको ध्यान रखना है। इसी के समकक्ष अगर मान लीजिए मैं कश्मीर का उदाहरण आपको बताने का प्रयास करूं, तो मैंने आपको बताया था कश्मीर में मुख्य रूप से आप जो है 2 स्थलों के नाम आप याद रखेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बुर्ज होम। ठीक है, और दूसरा नाम मैंने आपको बताया था गुफ कराल। इनकी विशेषताएं भी मैंने आपको बताई थी कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है हमें एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हड्डी वगैरह के उपकरण जो है काफ़ी देखने को मिलते हैं। हड्डी वगैरह के उपकरण भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आदमी को कुत्ते के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गर्त आवास, जो आप कह सकते हैं जमीन के नीचे रहने के साक्ष्य, ठीक है, गर्त आवास, झीलों के किनारे गर्त आवास के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ, आपको एक बार और मैंने रिवाइज कराया। इसके अलावा जो है अगर भारत के उत्तर भारत के क्षेत्र में देखें तो मुख्य रूप से जो विंध्य पर्वत की श्रृंखला है, ठीक है, विंध्य पर्वत की जो श्रृंखला है, उस विंध्य पर्वत के क्षेत्र में हमें बहुत सारे स्थल देखने को मिलते हैं, जहां पर कृषक और पशुपालक समुदायों का आरंभिक केंद्र दिखाई देता है। ठीक है, इसमें आप नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि एक है कोल्डी हवा का नाम याद रख सकते हैं। ठीक, हमें जो है इसके अलावा आप नाम याद रख सकते हैं महागरा का। ठीक, महागरा। ठीक, इन स्थलों के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोल्डी हवा है। क्यों कोल्डी हवा? इसलिए उदाहरण है महत्वपूर्ण क्योंकि यहाँ से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, गेहूं और जौ के साक्ष्य मैंने आपको बताए कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, और कोल्डी हवा से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें चावल के साक्ष्य के साथ पशुपालन के भी साक्ष्य काफी अच्छे तरीके से प्राप्त होते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके अलावा जो है आप कुछ और क्षेत्रों के नाम याद रख सकते हैं, जो मुख्य रूप से यूपी के क्षेत्र में या फिर बिहार के क्षेत्र में या फिर आप कह सकते हैं बंगाल के क्षेत्र में, ठीक, या फिर आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में, असम के क्षेत्र में है, जहाँ पे आप नाम याद रख सकते हैं चिरांद का। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था चिरांद जो कहाँ पे है, तो बिहार के क्षेत्र में है। हम जो है सेनुआर का नाम याद रख सकते हैं, सेनुआर। हम जो है ताराडीह का नाम याद रख सकते हैं, ताराडीह। इसके अलावा जो है आप बंगाल के क्षेत्र में एक स्थल का नाम याद रख सकते हैं, बंगाल के क्षेत्र में एक स्थल जिसका नाम है पांडुराज ढीबी, पांडुराज ढीबी, पांडुराज ढीबी। इसके अलावा जो है आप असम में स्थल का नाम याद रख सकते हैं जिसमें डाउ जले हार्डिंग
डाउ जले हार्डिंग, ठीक, डाउ जले हार्डिंग और सारूतारू, दाव जले हार्डिंग और सारूतारू, ये कुछ स्थल हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। इसके अलावा जो है आपको ये ध्यान रखना है, इसके अलावा महत्वपूर्ण रूप से आप ये ध्यान रखेंगे कि हमें लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिण भारत में, 2500 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिण भारत में जो है नवपाषाण कालिक स्थल, नवपाषाण कालिक स्थल देखने को मिलते हैं। ठीक है, लगभग 2500 ईसा पूर्व के काल में नवपाषाण कालिक स्थल देखने को मिलते हैं और ये प्रक्रिया लगातार आगे चली, जैसा कि मैंने आपको बताया लगभग 1000 बीसी तक जो है हमें ये स्थल देखने को मिलते हैं। फिर वहाँ पे जो है महापाषाण काल की अवस्थिति देखेंगे जो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ स्थलों के नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे कि आप नाम याद रख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में एक स्थल का नाम है जिसका नाम है उत्तनूर। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक स्थल है जिसका नाम है उत्तनूर। इसके अलावा आप तमिलनाडु का नाम याद रख सकते हैं जिसमें एक स्थल है जिसका नाम है पय्यमपल्ली, तमिलनाडु का एक स्थल है जिसका नाम है पय्यमपल्ली। ठीक, इसके अलावा कर्नाटक में आप उदाहरण याद रख सकते हैं जिसका नाम है हल्लूर, कर्नाटक का हल्लूर। इसके अलावा जो है आप ब्रह्मगिरी का नाम याद रख सकते हैं, ब्रह्मगिरी, या फिर आप तिक्कल कोटा, तिक्कल कोटा, तिक्कल कोटा का नाम भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जो दक्षिण भारत के जो नवपाषाण कालिक स्थल हैं, यहाँ पर पशुपालन की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, पशुपालन। इसके अलावा मैंने आपको यह भी ध्यान रखना होगा, जो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पे हमें राख के टीले प्राप्त होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से माना जाता है कि जो पशु अवशेष वगैरह हुआ करते थे या फिर कृषि अवशेष वगैरह हुआ करते थे, उनको जो है एक बार एक साथ जलाया जाता था, जो एक प्रकार का हो सकता है सामुदायिक उत्सव वगैरह रहा हो, और इस प्रकार के राख के टीले जो है हमें दक्षिण भारत के नवपाषाण कालिक स्थलों से व्यापकता से प्राप्त होते हैं। ठीक, इसके अलावा आप ये बात ध्यान रखेंगे कि चूंकि दक्षिण भारत की जो भूमि थी वह कृषि के लिए इतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, यही कारण है कि यहाँ पे प्रारंभिक कालों में पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से देखा गया और यहाँ पर कृषि जो है थोड़ा बाद में विकसित होती दिखाई देती है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है कि किस तरीके से जो है कुछ महत्वपूर्ण स्थल आपको ध्यान रखने हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं और फिर उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे कि आप उसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भारत में नवपाषाण, भारत में नवपाषाण कालिक, भारत में नवपाषाण कालिक मानव की प्रगति को समझने में, मानव की प्रगति को समझने में, नवपाषाण कालिक मानव की प्रगति को समझने में पुरातात्विक सामग्रियां, ठीक है, पुरातात्विक सामग्रियां, पुरातात्विक सामग्रियां किस सीमा तक उपयोगी हैं, किस सीमा तक उपयोगी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मैंने कल भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन जो है आपको दिया था, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसे आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत में नवपाषाण कालिक मानव की प्रगति को समझने में पुरातात्विक सामग्रियां किस सीमा तक उपयोगी हैं। ठीक, इसमें जो कीवर्ड है वो है नवपाषाण कालिक मानव। आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल जो है वह उस अवस्था को कहा जाता है जब मनुष्य जो है शिकारी और खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की अवस्था में पहुंचा। ठीक, फिर आप बताएंगे क्योंकि इस काल में साहित्यिक स्रोत जो हैं वह उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम पूरी तरीके से पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर हैं। और आप ये जानते ही हैं कि पुरातात्विक स्रोत जो हैं हमें बहुत सारी सूचनाएं देते हैं, हालांकि कुछ सीमाएं उनकी दिखाई देती हैं। तो किस सीमा तक उपयोगिता पे जब आएगा तो इसमें आप क्या बताएंगे, सीमा को बताएंगे। यानी आप
इसका उपयोग बताएंगे, आप इसका महत्व बताएंगे कि कैसे हमें पता चलता है नवपाषाणकालिक स्थलों के बारे में, लेकिन आप इसकी सीमाओं को भी बताएंगे। जैसे कि नवपाषाणकालीन काल में राजनीतिक संगठन किस प्रकार का था, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती। ठीक, धार्मिक कर्मकांड वगैरह पता चलता है, लेकिन धार्मिक विचारधारा उनकी किस प्रकार की थी ये नहीं पता चलता। ठीक, सामाजिक संगठन किस प्रकार का था, मुखिया तंत्र वगैरह था कि नहीं था, किस तरीके का था, ये नहीं पता चलता। और सबसे बड़ी बात आप ये कह सकते हैं उनका दर्शन क्या था, उनका राजनीतिक संगठन किस प्रकार का था, राजनीतिक स्ट्रक्चर किस प्रकार का था, ये सब बातें भी हमें पता नहीं चलती। क्यों? क्योंकि पुरातात्विक स्रोत हमें जो है भौतिक संस्कृति के बारे में जान देते हैं, लेकिन इस प्रकार की विचारशील परंपराएं जो हैं बहुत सीमा के साथ हमें देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर इनके बारे में क्या किया जाता है, तो अनुमान ही लगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए, आप उदाहरण दे सकते हैं कि हमें कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि सबसे पहले आप बताएंगे कि किस तरीके से हमें इस काल में स्थायी निवास की जानकारी प्राप्त होती है, जो कहाँ से मिलेगी, तो मेहरगढ़ आदि के स्थलों से। ठीक है, हमें चिरांद आदि के स्थलों से, जो भी नाम आपको याद आ जाए उसमें। और मुख्य रूप से आप ये बताएंगे किस तरीके से व्यक्ति जो है उस काल में झोपड़ियों में रहता था। ठीक है, ये झोपड़ी लकड़ी की बनी होती थी, सरकंडे की बनी होती थी, मिट्टी की होती थी। तो इस तरीके के जो है उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप पशुपालन का उदाहरण बता सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों से जो हमें पता चलता है पशुपालन, जिसमें पशुओं के अवशेष, उनकी हड्डियों आदि से अनुमान लगाया जाता है कि उस काल में पशुपालन का प्रारंभ काफ़ी विकसित रूप से, काफ़ी नियमित रूप से देखा गया। इसके उदाहरण आप बता सकते हैं, मेहरगढ़ का उदाहरण बता सकते हैं, या फिर जो है आप गुफकराल का उदाहरण बता सकते हैं, जहाँ पे हड्डियाँ काफ़ी व्यापक रूप में मिली हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको बताया कृषि। कृषि में जो है आप उदाहरण देंगे, मेहरगढ़ से हमें उदाहरण किसका प्राप्त होता है, तो गेहूं का उदाहरण प्राप्त होता है, जौ का उदाहरण प्राप्त होता है, कपास का उदाहरण प्राप्त होता है। इसके अलावा खजूर वगैरह के उदाहरण मिलते हैं। ठीक, आप कोल्डी हवा का उदाहरण दे सकते हैं, जहां से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से दक्षिण भारत से हमें रागी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण भारत में आप उदाहरण दे सकते हैं, जो उदाहरण है राख के ढेर का। ठीक है, या इन्हें कहते हैं राख के टीले। ठीक, ये राख के टीले जो हैं एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि कृषि अवशेष को, ठीक है, कृषि अवशेष को या फिर जंतु अवशेष को जलाए जाने के सूचक हैं। ठीक, ये एक प्रकार के सामुदायिक, ठीक, एक प्रकार के सामुदायिक उत्सव बनाने के भी सूचक हो सकते हैं। ठीक, आज भी दक्षिण भारत में पोंगल आदि के जो उत्सव होते हैं उसमें इसी प्रकार की कुछ परंपराएं फॉलो की जाती हैं, लागू की जाती हैं, जो दर्शाता है कि किस तरीके से सामुदायिक जीवन जो है वह किसी न किसी रूप में नवपाषाण काल से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है आप उपकरणों को उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, उपकरण, जिन उपकरण में आप बताएंगे कि इस तरीके से जो है इनकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती थी, ये काफ़ी गुणवत्तापूर्ण उपकरण होते थे। ठीक, गुणवत्तापूर्ण उपकरण होते थे, और साथ ही साथ आप बता सकते हैं कि ये कैसे होते थे, तो पॉलिशदार होते थे। ठीक है, ये उदाहरण दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था किस तरीके से हमें पता चलता है सामुदायिक जीवन के बारे में। ठीक है, सामुदायिक जीवन के बारे में, सामाजिक विभाजन के बारे में, विषमता के बारे में, उसका जो है प्रारंभिक प्रमाण देखने को मिलता है। ठीक, इसके अलावा आप धर्म और संस्कृति के बारे में बता सकते हैं। धर्म और संस्कृति के बारे में मुख्य रूप से उत्पादक शक्ति, ठीक है, उत्पादक शक्ति की पूजा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, प्रजनन पंथ भी कहा जाता है उसे, जिसमें मातृ देवी का उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, वृषभ की पूजा देखने को मिलती है। तो ये जो है आपको देखने को बताता है। ठीक, उसके बाद आप इसकी सीमाएं बता देंगे, जो मैंने आपको बताया था।
ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है सीमाएं आप बता सकते हैं कि किस तरीके से सारी की सारी जानकारी इससे प्राप्त नहीं होती। राजनीतिक संगठन हो गया, धार्मिक विचारधारा हो गई, सामाजिक संगठन हो गया, दर्शन हो गया, राजनीतिक संगठन हो गया, इन सब की जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक नवपाषाण कालिक उपकरणों को, नवपाषाण कालिक जीवन को समझने में पुरातात्विक साक्ष्यों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक काफी बड़ी सीमा तक जो है पुरातात्विक साक्ष्य हमें नवपाषाण काल के मानव के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। एक और क्वेश्चन जो है आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन काफी सरल है, ये सबसे सरल क्वेश्चन कहा जा सकता है। क्वेश्चन है भारत में नवपाषाण काल की प्रादेशिक विशेषताओं की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए व उनका कारण बताइए। अब देखिए वाला क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि भारत में नवपाषाण काल एक ऐसे काल को कहा जाता है जब मनुष्य जो है वह खाद्य संग्राहक और शिकारी की अवस्था से खाद्य उत्पादक की श्रेणी में पहुंच गया, और इसके माध्यम से जो है हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की विशेषताओं को देखते हैं। इसमें आप उदाहरण बता सकते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि चूंकि आपको इसमें कारण बताना है, इसलिए स्थलों को आप जो है भौगोलिक विशेषताओं के साथ जोड़ेंगे। जो मैंने आपको बताया था ना, भौगोलिक विशेषताएं जो है आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कौन से स्थल में कौन सी विशेषता देखने को मिल रही है ये वहां का भूगोल काफी हद तक डिसाइड करेगा। जैसे कि भारत का उत्तर पश्चिम का क्षेत्र जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पे हम मेहरगढ़ की स्थिति को देखते हैं। मेहरगढ़ जो है वहाँ पे अपेक्षाकृत वहाँ पे शुष्क क्षेत्र रहा है ना। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से व्यक्ति के जो पाषाण उपकरण होते थे उसमें प्रारंभ में शुष्क क्षेत्र या फिर ऐसे ही क्षेत्रों में व्यक्ति ने अपने आप को निवास करने को प्राथमिकता दी जहाँ पे वह जो है आसानी से वन या फिर एक आध पेड़ को काट सके। बहुत विरल बहुत सघन प्रकार के वनों में जो है व्यक्ति नहीं रह पा रहा था, तो वहां पे जो है प्रारंभ में बस्तियां कहाँ बसेंगी? शुष्क क्षेत्रों में, विरल जंगलों वाले क्षेत्रों में, जैसे कि मेहरगढ़। और चूंकि वहां पे वर्षा वगैरह कम होती थी, इसलिए वहां पे प्रारंभ में जो आप कह सकते हैं जो फसलें वगैरह उगाई गई वह इस प्रकार की जौ वगैरह की फसलें उगाई गई। ठीक है, और आगे चलकर जैसे जैसे स्थितियां वैकर हुई, आगे चलकर और भी स्थल विकसित हुए, जैसे कि रहमान डेरी, तरकाई किला आदि। इसके अलावा आप कश्मीर का उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, कश्मीर में चूंकि ठंड की अवस्थिति ज़्यादा थी, तो ठंड की अवस्थिति के चलते वहाँ पे हमें गर्तावास के उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पे पत्थरों की इतनी ज़्यादा उपलब्धता नहीं थी, इसी की वजह से जो है वहाँ पे हम यह भी देखते हैं कि जो हड्डी के उपकरण वगैरह जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से आप पूर्वी भारत का उदाहरण दे सकते हैं। वहाँ पे वर्षा की मात्रा ज़्यादा हुआ करती थी, तो वहाँ पे जो है हमें चावल के उगाने के साक्ष्य मिलते हैं। और चूंकि दक्षिण भारत भी जो है एक प्रकार से आप कह सकते हैं, दक्षिण भारत का उदाहरण दे सकते हैं कि दक्षिण भारत जो है एक प्रकार से कम वर्षा वाला क्षेत्र रहा है। ठीक है, कम वर्षा वाला क्षेत्र रहा है, इसलिए वहाँ पर जो है हमें रागी जैसे मोटे अनाज को उगाने के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा आपको यह भी बताना है कि ये जो वहाँ की जो भूमि थी वो इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी, इसी वजह से जो है वहाँ पे पशुपालन को ज़्यादा बल दिया गया। ठीक है, कृषि को जो है इतना ज़्यादा बल वहाँ पे नहीं मिला, और प्रारंभ में पशुपालन के साक्ष्य हमें ज़्यादा मिलते हैं जो राख के टीलों आदि से स्पष्ट होता है, जिसमें कृषि अवशेष या फिर पशुओं के अवशेषों को जलाया जाता था। ठीक है, तो इस रूप में आप बता सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा, यह भी बताना होगा कि किस प्रकार से नवपाषाण काल का स्तर, जो विकास का जो स्तर रहा है वह कैसा रहा है। तो एक समान नहीं है, जो मैंने आपको बताया था कि एक ही समय में जो है हम अलग अलग प्रकार के उदाहरण देख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मेहरगढ़ में तो 7000 ईसा पूर्व के काल में ही विकास हो गया, वहीं दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में, ठीक है,
असम में हम नवपाषाण काल की स्थिति 1000 ईसा पूर्व के आसपास देखते हैं। ठीक है, ये चीज आपको बताना होगा। आपको यह भी बताना होगा कि मुख्य रूप से नवपाषाण काल स्थल हमें ऐसे ही स्थलों पे देखने को मिलते हैं जहां पे या तो पाषाण उपकरण देखने को मिले, पत्थर के उपकरण देखने को मिले, या पत्थर उपलब्ध हो, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ की भूमि जो है अपेक्षाकृत थोड़ी सी उपजाऊ क्षेत्र हो, वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ से जो है हम ये पाते हैं कि किस तरीके से भूगोल ने जो है नवपाषाण कालिक स्थलों की भूमिका या फिर नवपाषाण कालिक स्थलों की जो है स्थिति को प्रभावित किया है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत या पूर्वी भारत में जो है बहुत ज़्यादा वर्षा होती थी, तो वहाँ पे नवपाषाण काल के स्थलों को विकसने में जो है थोड़ा समय लगे। आप चिरांद वगैरह का उदाहरण देख सकते हैं। चिरांद वगैरह के जो स्थल हैं वहाँ पे हमें हड्डी के उपकरण ज़्यादा मिलते हैं, जो वहाँ पे इसलिए मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे पशुओं की ज़्यादा उपलब्धता थी, तो व्यक्ति ने पशुओं का ज़्यादा इस्तेमाल किया। ठीक, आप पूर्वोत्तर भारत का उदाहरण दे सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी देरी से जो है हम नवपाषाण कालिक स्थलों को पाते हैं, जैसे कि दावजले हार्डिंग या फिर सारूतारू। आप प्रायद्वीपीय भारत का उदाहरण देंगे जिसमें मिट्टी कठोर होने के चलते पशुचारण अधिक विकसित हुआ, वहाँ पे जो है रागी प्रमुख फसल के रूप में विकसित हुई। इस प्रकार से आप बताएंगे कि भौगोलिक कारकों ने भारत में नवपाषाण काल की प्रादेशिक विशेषताओं को काफी हद तक प्रभावित किया है, और इसी के चलते जो है विविध प्रकार के नवपाषाण कालिक स्थलों को हम विविध प्रकार की क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ देखते हैं। ठीक, इस तरीके से जो है आप इन क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से आज मैंने आपको कम से कम 3 क्वेश्चंस कराए हैं। उन 3 क्वेश्चंस को जो है आप इस लेक्चर को एक बार देखिएगा, उसको जो है पढ़िएगा, उसको समझिएगा और फिर लिखने का प्रयास कीजिएगा। मैंने आपको बताया, इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस को भी जो है आप लगातार ट्राई करते रहिए और लगातार उसको चेक कराते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।